Hello everyone, Dr. Kajal here. We have come almost to the end of our journey from Mohan to Mahatma, the narration of Mahatma Gandhi's autobiography, the story of my experiments with truth. पार्ट 5 के आखिरी चैप्टर्स में गांधी जी अपने राजकीय जीवन में घटी घटनाओं का प्रसंग लिखते हैं, अलग अलग घटनाएं वह बताते हैं। वे लिखते हैं कि जब खेड़ा में सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, उस समय यूरोप में विश्व युद्ध चल ही रहा था और इस वजह से वॉइस रॉय ने भारत के सभी नेताओं की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रखी थी। वे चाहते थे कि ब्रिटेन के इस जरूरत के समय हम उनकी सहायता करें। इस कॉन्फ्रेंस में लोकमान्य तिलक और खिलाफत मूवमेंट वाले अली ब्रदर्स को बुलाया नहीं गया था। इस बात पर मुझे ऑब्जेक्शन था, पर वॉइस रॉय को सपोर्ट देने के लिए मैं तैयार हो गया। अब इसलिए मुझे यह जरूरी हो गया था कि मैं सैनिकों की रिक्रूटमेंट करूं। जब मैंने इस काम के लिए शुरुआत की तो मुझे ध्यान में आया कि यह काम बहुत ही मुश्किल था। मुझे लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था और मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि जब भी मैं मीटिंग्स लेता, मीटिंग में लोग आते तो थे, पर उसमें से एक आध दूसरा ही रिक्रूट होने के लिए तैयार होता था। लोगों ने यह भी ऑब्जेक्शन लिया कि आप यदि अहिंसा के पुजारी है तो किस तरीके से आप युद्ध में शामिल होने के लिए कह सकते हैं। इस पूरे दौर में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। एक बार तो मानो मैं मौत के बहुत नजदीक चला गया था। एक दिन सरदार वल्लभ भाई ने मुझे यह न्यूज दी कि जर्मनी विश्व युद्ध में हार चुका है और अब इस वजह से मुझे सैनिकों की रिक्रूटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात से बहुत रिलीफ मिला। आगे सरकार रॉलेट बिल लेकर आई। इस बिल के विरोध में सरकार को वार्निंग देते हुए शास्त्री जी ने बहुत ही प्रभावशाली स्पीच दिया। उनका भाषण इतना प्रभावी था कि गवर्नर भी सुनकर दंग रह गए, पर सरकार को आगे जो करना था वही उन्होंने किया। रॉलेट बिल को उन्होंने रॉलेट एक्ट के तहत पब्लिश कर दिया और इसके विरोध में हमने 6 अप्रैल को पूरे भारत में हड़ताल की। हड़ताल के दूसरे दिन हमने मीटिंग बुलाई थी, पर उसमें बहुत कम लोग शामिल हुए। इस बात का मुझे न तो दुख हुआ न आश्चर्य हुआ, क्योंकि लोगों के बदलते हुए एटीट्यूड का मुझे अंदाजा आ रहा था। लोगों को एक्साइटिंग काम करने में इंटरेस्ट था, ना कि शांति से कोई कंस्ट्रक्टिव काम करने में। और आज भी परिस्थिति कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आगे मैं पूरे भारत में घूमता रहा, अपना काम करता रहा, पर मुझे यह समझ में आया कि शांति से सत्याग्रह के लिए लोगों को तैयार करना बहुत मुश्किल था और साथ ही सिविल डिसोबीडियंस के लिए जो तैयारी करना चाहिए और वो जितनी जल्दी होनी चाहिए उतने जल्दी वह नहीं हो पा रही थी। साथ ही मुझे यह भी समझ में आया कि अगर मुझे मेरे विचार मेरे भारतीयों तक पहुंचाने हैं तो मुझे इंडियन ओपिनियन जैसी खुद की एक प्रेस लगेगी। और इस वजह से मैंने यंग इंडिया को अहलाबाद शिफ्ट कर दिया, जहां से नवजीवन नाम का हमारा मैगजीन ऑलरेडी पब्लिश हो रहा था। इन सारी घटनाओं के वर्णन के बाद में गांधी जी पंजाब में जो मुश्किलें थी उसका वर्णन करते हैं और साथ ही दिल्ली में हिंदू और मुसलमानों की जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका भी जिक्र करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में विदेशी माल को बायकॉट करने के ऊपर भी विचार हुआ और पहली बार गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस इस शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में देखा जाए तो गांधी जी की एक तरीके से पॉलिटिकली कांग्रेस में एंट्री हो गई, कांग्रेस पार्टी में वे एंटर हो गए। उसके आगे खादी के लिए उनका जो संघर्ष था कि चरखे की मदद से खादी बनाना और एक तरीके से अपने यहाँ के बेरोजगार और भूखे लोगों को सहायता करना, उन्हें काम दिलाना, इसके बारे में भी वह विस्तार से लिखते हैं। इस काम में जो उनको कठिनाइयां आई, जो मिल ओनर्स का उन्हें सामना करना पड़ा, उसके बारे में भी गांधी जी विस्तार से लिखते हैं। और इन सारे डिस्क्रिप्शन के साथ में पार्ट 5 खत्म हो जाता है। पार्ट 5 के आखिर में
फेयरवेल इस चैप्टर में गांधी जी लिखते हैं कि इस पॉइंट के आगे मेरा जीवन इतना ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया था और इतना ज़्यादा पब्लिक हो गया था कि मुश्किल से ही ऐसी कोई बात होगी जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। इसके बाद में 1921 के आगे मैं कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर काम करने लगा और इस वजह से मेरे और उनके संबंधों का डिस्क्रिप्शन दिए बिना कुछ भी लिखना मेरे लिए आगे संभव नहीं होगा। इसीलिए मैं यह चाहता हूँ कि मैं यहीं पर लिखना बंद कर दूँ। इनफैक्ट मेरी कलम, मेरी पेन आगे जाने के लिए मना कर रही है। इस किताब में मैंने मेरे सत्य की खोज के जो निरंतर प्रयास थे उसके बारे में लिखा है। सत्य जैसा वह मुझे प्रतीत हुआ और सत्य जिस तरीके से मुझे प्रतीत हुआ। अंत में गांधी जी लिखते हैं कि मेरे एक जैसे अनुभव से मुझे यह विश्वास हुआ है कि सत्य के सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं है। यह सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद यदि रीडर्स यह न समझे कि सत्य को समझना ही अहिंसा है तो मेरा यह किताब लिखना निरर्थक होगा। एक पवित्र हृदय ही भगवान को जान सकता है और यह पवित्रता जीवन के सभी वॉक्स में होनी चाहिए। इन अनुभवों ने और प्रयोगों ने मुझे परमानंद दिया है, पर मैं यह भी जानता हूँ कि आगे का रास्ता मुश्किल है। वाचकों को अलविदा कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि किसी कीमत पर सत्य के भगवान की प्रार्थना में वे मेरे साथ रहे, तभी ईश्वर मुझे मन, वाचा और कृति में अहिंसा का वरदान देंगे। और इन शब्दों के साथ ही गांधी जी की यह ऑटोबायोग्राफी खत्म हो जाती है। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी की यह जो सीरीज हमने शुरू की थी उसका यह आखिरी वीडियो है। आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स टू प्लीज कमेंट एंड communicate me on which books they would like to listen to me, and please don't forget to press the bell icon. Thank you.